Good morning, students. Good morning, sir. पिछले लेक्चर में हमने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इससे शुरुआत की थी, अधिच्छेद की प्रवणता, और हमने अधिच्छेद की प्रवणता से हम क्या समझते हैं वो देखा था। ये भी देखा था कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर जो है वो एक सदिश राशि होती है, और साथ में हमने ये भी देखा था कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे, और फिर हमने ग्रेडियंट का भौतिक महत्व क्या है वो शुरू किया था, जिसमें हमने एक एग्जांपल देख लिया था विभव मापी का, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें ग्रेड V इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx ये अपन ने देखा था। अब इसी में आगे चलते हुए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सर्ल्स कंडक्टिविटी एपरेटस का, सर्ल का उपकरण, चालकता का, सर्ल्स कंडक्टिविटी apparatus। सरल का चालकता का उपकरण, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक छड़ ले लेते हैं, ओके। ये मान लीजिए हमने x दिशा में ले ली, और इसके हम दो क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं काट क्षेत्र पर। ये दूरी मान लीजिए x है यहां से, और ये दूरी x प्लस dx, जिससे कि इनके मध्य दूरी हो जाएगी dx, ठीक है। मान लीजिए इस छड़ को यहां पर गर्म किया जाता है इस सिरे पे, जिस सिरे से हमने ये दूरियां ली हुई है, ठीक है ना। तो ये जो सिरा है ये किसकी हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे, उच्च ताप पर, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। और ये सिरा जो है ये निम्न ताप पे हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे। ऑलराइट, सपोज मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर इस क्रॉस सेक्शन पे यदि अपन T ले लें, तो जो अगला क्रॉस सेक्शन है उसमें अपन ने जैसे पीछे देखा था कि इसका टेम्परेचर कम होगा इससे, तो उसको अपन मान लेते हैं T माइनस dt, ओके। तो ये टेम्परेचर कम होगा, तो यहां पर जो ग्रेडियंट है उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे अपन उसको, तापीय प्रवणता। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट वो क्या हो जाएगा, कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट बताएगा तापीय प्रवणता क्या होगी,
कोई नहीं बता सकता? टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे निकालते हो आप? भाई दूरी के साथ ताप जो है वो में परिवर्तन हो रहा है, ताप कम हो रहा है, तो dx दूरी में कितने ताप में परिवर्तन हुआ? ताप में परिवर्तन dt by dx। हाँ राइट, सो दैट विल बी dt by dx, परंतु चूंकि ताप में कमी हो रही है इसलिए अपन इसको माइनस लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ ग्रेडियंट ऑफ v में लिखा था, वहां पर भी विभव में कमी हो रही थी, ठीक है ना, जब हम x दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी ताप में कमी हो रही है, इसलिए अपन इसको लिखेंगे माइनस dt by dx, ठीक है। और यूनिट क्या बन जाएगा इसका? डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, ऊपर सेंटीग्रेड है और नीचे मीटर है, तो डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर ये इसकी यूनिट हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब तापीय प्रवणता। अब अपन तीसरा एग्जांपल ले लें इसके लिए। तीसरा एग्जांपल में अपन क्या लेते हैं, हम एक आवेश ले लेते हैं ना, जैसा हमने पहले देखा था। मान लीजिए यहाँ पे एक हमने प्लस क्यू आवेश ले लिया, तो इसके चारों तरफ क्या है? विभव है स्केलर पोटेंशियल लेना है, क्योंकि अपने स्केलर लेनी है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी लेते हैं अपन। तो यहाँ पर हम आवेश क्यू है जिसके चारों तरफ अपन क्या ले रहे हैं? विभव ले रहे हैं। अब विभव का आप जैसे जानते हो कि यहाँ तो ये टेम्परेचर घट रहा है, परंतु विभव जब हम यहां से चलते हैं इन्फिनिटी की तरफ तो विभव का मान बढ़ता है, ठीक है ना, दूरी के साथ विभव का मान बढ़ता है। ये इधर निगेटिव होता है, इन्फिनिटी पे अपन उसको क्या मानते हैं? इन्फिनिटी पे 0 मान लेते हैं विभव को, ठीक है। और जैसे जैसे ये इस तरफ आता है वैसे वैसे ये ऋणात्मक रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए यदि अपन मान लीजिए कोई भी एक सर्कल ले लें, हैं, जो कि r दूरी पे है, और यहां पर मान लीजिए इस सर्कल पे विभव v है, और दूसरा ले लें जो कि r प्लस dr दूरी पे है, और इस पे मान लीजिए विभव का मान v प्लस dv है, ठीक है ना। तो हमने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि विभव का मान बढ़ रहा है दूरी के साथ। तो यहां पर अपन ग्रेडियंट ऑफ v लिख सकते हैं, विभव की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ v, दैट वी कैन राइट एज, कौन बताएगा? dv by dr। dv by dr, and this will be positive, dv by dr, वोल्ट, ऊपर हो गया वोल्ट और नीचे हो गया मीटर, वोल्ट पर मीटर, dv by dr वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया? ठीक है। और साथ में अपन देखेंगे, बाद में देखेंगे कि ये जो dv by dr जो है, जो ग्रेड v है ना, इसका ऋणात्मक मान जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है उस पॉइंट पे। तो अपन यहां लिख सकते हैं वेक्टर E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। ये अपन आगे जाके प्रूव करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये इसकी जरूरत पड़ेगी। वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। ये क्लियर हो गया सबको? यस। ओके। अब अपन इसी को जो है और क्लियर करने के लिए अब चलिए इसमें अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। और जो एग्जांपल अपन लेंगे वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ उसका उपयोग भी आगे कई जगह पर होगा। तो इसलिए ध्यान से उन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। तो पहले हम बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए ये जो अभी अपन ने प्रयोग देखा सरल के उपकरण का, जिसमें कि हम ऊष्मा चालकता ज्ञात करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है ना। इस पे इसके एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए कोई जो सरफेस है अपन ने जो लिए, जो क्रॉस सेक्शन लिए, तापीय पृष्ठ जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना, तापीय पृष्ठ मान लीजिए दिया जाता है T बराबर 3x प्लस 4y माइनस जेड। ये क्या है? तापीय पृष्ठ है, तापीय पृष्ठ इस समीकरण से दिया जाता है मान लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है कि जो तापीय क्षेत्र है, तापीय क्षेत्र
टेम्परेचर फील्ड दैट इज यूनिफॉर्म, तापीय क्षेत्र एक समान है। टेम्परेचर फील्ड इज यूनिफॉर्म, और उस तापीय क्षेत्र का मान भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो तापीय क्षेत्र एक समान है, वो कब होगा कि जब हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्र किससे मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ टी, ठीक है ना। टी तो तापीय पृष्ठ हो गया, तो जब क्षेत्र निकालना है तो हमको क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ टी निकालना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ टी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड, ये हो गया ग्रेडियंट के लिए, राइट। ये किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, टी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो टी क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y माइनस जेड, ठीक है ना। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हैं, पहले इससे डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इसके ऊपर ऑपरेट करें, तो अपन लिख सकते हैं वेक्टर आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ 3x प्लस 4y माइनस जेड, ठीक है, प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई 3x प्लस 4y माइनस जेड एंड प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड 3x प्लस 4y माइनस जेड। क्लियर हो गया, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो अब यहां पर यदि अपन डिफरेंशिएट करें तो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन है तो y और z, इसके लिए x के लिए y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका i इंटू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ 3x, यहां सिर्फ 3x लेना अपने को, तो डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ 3x क्या हो जाएगा, कोई भी 3i, ओके, सो दिस विल बी 3i, देन प्लस अगले में क्या आएगा, 4j, और उसके अगले में -1, तो माइनस के हो गया है ना, तो माइनस के। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ग्रेडियंट ऑफ टी है, ग्रेडियंट ऑफ टी जो है ये एक्स वाई जेड के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, ठीक है। जब एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं कर रहा मतलब ये हर जगह एक समान हो गया, क्योंकि ये एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ग्रेडियंट ऑफ टी जो है इसका हमने मान भी निकाल लिया और ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो है तापीय क्षेत्र एक समान है। क्लियर होगी बात ये, कोई डाउट किसी को? अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर, जिसका उपयोग हम करेंगे हर बार काफी जगह। तो वो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल, ठीक है ना। यदि किसी बिंदु का, ये मैं लिख भी दे रहा हूं, यदि किसी बिंदु का स्थिति सदिश, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट है, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, सदिश वेक्टर आर है, वेक्टर आर है, तो ग्रेडियंट 1/r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये छोटा सा प्रॉब्लम है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसका यूज होता है और ये आपको जैसे याद ही रखना पड़ेगा कि ग्रेडियंट ऑफ 1/r क्या होता है, वो जो अपन अभी निकालेंगे वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज वेक्टर r देन डिटरमिन ग्रेडियंट ऑफ 1/r। क्लियर, छोटा सा प्रॉब्लम है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो अब यहां पर जो पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है,
ठीक है ना। तो अब उससे अपने को जब ग्रेडियंट निकालना है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे वो देखें। तो पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर, तो आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आर दैट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, इसका मतलब ये हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर स्क्वायर that is equal to x square plus y square plus z square। क्लियर हो गई बात ये। अब अपने को चाहिए ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर क्या होगा, देखिए लिखे अपन, चलिए। तो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, राइट, दैट विल बी इक्वल टू, अब ग्रेडियंट तो अपन जानते हैं आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ 1 अपॉन आर, राइट, प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ 1 अपॉन आर प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड ऑफ 1 अपॉन आर। पूछा किसमें किसी सर को जे कैप डेल्टा है? सर जे कैप डेल्टा बाय डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा वाई आएगा। हाँ राइट राइट, डेल्टा बाय हाँ डेल्टा। यू आर राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये आ जाएगा आपका y, ओके, थैंक यू। दिस विल बी डेल्टा बाय डेल्टा y 1 अपॉन आर, ओके, राइट। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, पहले डेल्टा बाय डेल्टा एक्स और 1 अपॉन आर निकालते हैं और उसके बाद सिमिलरली डेल्टा बाय डेल्टा y के लिए लिख देंगे और डेल्टा बाय डेल्टा z के लिए लिख देंगे। तो चलिए यहां पर अपन लिखें डेल्टा बाय डेल्टा एक्स और 1 अपॉन आर निकालना है आपने। समझ में आ रहा है अपन क्या निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं जो हमने लिखा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो चलिए अपन इस रिलेशन को लिखें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अपने को डेल्टा बाय डेल्टा एक्स चाहिए, राइट। तो अपन यहाँ पे यदि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा अपने को, 2r डेल्टा आर बाय डेल्टा एक्स। क्लियर हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी 2r डेल्टा आर बाय डेल्टा एक्स, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 2x, राइट साइड में 2x, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये डेल्टा आर बाय डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक। अब चलिए दूसरा ले लें, अब y से डिफरेंशिएट करें इसको, तो क्या मिलेगा 2r डेल्टा आर बाय डेल्टा y है, दैट इज इक्वल टू 2y। So delta y by delta r that will be equal to y upon r, and similarly 2r delta r by delta z is equal to 2z. So delta एक मिनट, यहाँ क्या लिख गया हम, यहाँ डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई, ठीक है। then this will be delta r by delta z that will be equal to z upon r। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अब देखिए डेल्टा बाय डेल्टा एक्स 1 अपॉन आर अपने को निकालना है, ये वाला, इसको यहां लिखिए, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ 1 अपॉन आर, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा बाई डेल्टा आर ऑफ 1 अपॉन आर, है ना, इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ये डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर है, तो ये बन जाएगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ 1 अपॉन आर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेल्टा
बाई डेल्टा आर ऑफ 1 अपॉन आर क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? डेल्टा बाय डेल्टा है -1/r²। वेरी गुड, nx टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, -1/r²। जब r टू द पावर -1 ले लें इसको तो ये हो जाएगा -1/r² इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स, और दिस विल बी -1/r² इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स। क्या निकाला अपन ने, x/r निकाला। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हैं, तो इसको अपन लिख लें इंटू x अपॉन आर, सो दिस बिकम्स -x अपॉन r³। क्लियर हो गया? तो इस तरह से डेल्टा बाय डेल्टा एक्स और 1 अपॉन आर आ गया हमारे पास। अब उसी तरह से अपन डेल्टा बाय डेल्टा वाई लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो x है, x की जगह y कर दें, तो यहाँ पर डेल्टा बाय डेल्टा एक्स और 1 अपॉन आर हो गया -x अपॉन r³, ठीक है। और उसके बाद अब अपन को लिखना है डेल्टा बाय डेल्टा वाई ऑफ 1 अपॉन आर, तो उसको सिमिलरली है, अब उसको करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं सिमिलरली डेल्टा बाय डेल्टा वाई ऑफ 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस, क्या हो जाएगा, y upon r³ minus y upon r³ and delta by delta z of 1 upon r, that will be equal to minus z upon r³। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो अब अपन लिखें ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर। ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर क्या था, अपन ने क्या लिखा था, देखिए, दैट इज आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स 1 अपॉन आर प्लस जे दिस प्लस के दिस, है ना। तो अब अपने को यहाँ पर आई जे और के साथ इनको जोड़ना है, तो अपन चलिए ये लिख लेते हैं। सो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर that is equal to I डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ 1 अपॉन आर, वो क्या आ गया, माइनस x अपॉन r³, ओके, प्लस j माइनस y अपॉन r³ प्लस k माइनस z अपॉन r³, ठीक है। सो दिस विल बी, क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन कॉमन आ गया यहाँ पे, और ये हो गया आपका, देखिए, xi प्लस yj प्लस zk, है ना, लिख सकते हैं अपन ऊपर, डिवाइडेड बाय r³ भी कॉमन है दोनों में, और ऊपर क्या है, ये xi प्लस yj प्लस zk, वेक्टर r है, माइनस वेक्टर r अपॉन r³, राइट। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इसका मैग्नीट्यूड लिखें और उसके साथ यूनिट वेक्टर से इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय r³, और वी कैन राइट दिस एज माइनस r कैप अपॉन r², ठीक है। तो इस तरह से ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, gradient of 1 upon r that is equal to minus vector r upon r³। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और जो परीक्षा में पूछा भी जाता है और जिसका यूज हम आगे भी करते रहेंगे, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस r³ अपॉन r², ये भी अपन लिख सकते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा सबको ये। अब इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है एक प्रॉब्लम है, कॉपी पेन है आपके पास? हाँ, तो उसको प्रॉब्लम को लिख लें, और उसको, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा अभी मैं बता दूंगा क्या फर्क है, उतना ही काम आपको करना है। किसी विद्युत क्षेत्र में विभव निम्न है, अपन अब ले रहे हैं तीसरा प्रॉब्लम, किसी
विद्युत क्षेत्र में, लिख लें अपने नोटबुक में, किसी विद्युत क्षेत्र में विभव निम्न है। ओके, ऑलराइट। तो क्या विभव है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो बिंदु 0, 1, -1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। है क्या दिया हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। then you have to find out the intensity of electric field at the point 0, 1, -1। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है, अभी अभी बताया था मैंने आपको शुरुआत में, किसी को याद है? -3 E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V, है ना, वेक्टर E दैट इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। तो देखिए आपको क्या निकालना है, इसका मतलब ग्रेड V निकालना है पहले तो ग्रेड V निकालना है, मतलब ग्रेड V यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेड V दैट विल बी इक्वल टू ग्रेड के क्यू अपॉन आर, है ना। अब ग्रेड जो है वो तो सिर्फ 1 अपॉन आर पे ऑपरेट करेगा, के और क्यू तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो इसको अपन बाहर निकालना है, के क्यू ग्रेड 1 अपॉन आर। क्लियर हो गई बात? तो अब आप लोग क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर निकालना है पहले। तो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर निकालने के लिए हमने अभी ऊपर निकाला हुआ है ऊपर के प्रॉब्लम में, तो वो अपन को करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो वो आपको हमने बता ही दिया। तो आपको जब भी प्रॉब्लम ही आए तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर निकालना पड़ेगा। अब ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर हमारे पास है, क्या है ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, क्या निकाला हमने, माइनस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, है ना। तो ये माइनस क्या हो गया, वेक्टर आर तो है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड के मान क्या है यहाँ पे बताएगा कोई, दिए हुए हैं, x0 y1 z-1। वेरी गुड, x इज 0, y इज 1 एंड z इज -1। तो अपन इस मानों को यहाँ पे रख दें, तो पहला तो 0 हो गया टर्म, दूसरा टर्म क्या है, y इज इक्वल टू 1, तो बन गया j, वेक्टर j प्लस प्लस होगा माइनस माइनस, ओके, माइनस k, ठीक है, j माइनस के आ गया ऊपर, और नीचे क्या आएगा, नीचे 1 + 1, यही होगा ना, 1 + 1, x 0 हो गया, y 1 हो गया और z 1 हो गया, तो 1 + 1 टू द पावर 3 अपॉन 2 है। सो दैट विल बी माइनस j माइनस k डिवाइडेड बाय, अंदर 2 है तो इसका मतलब हो गया √2 बन जाएगा, √2 का क्यूब है। सो दिस विल बी √2 क्यूब, क्योंकि 3/2 था, अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √2 2 टू द पावर हाफ 1/2, सो दैट बिकम्स 2 टू द पावर 3/2, राइट। और इसका यूनिट क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होगा, कोई भी,
नहीं बता सकते? तीव्रता का यूनिट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर, याद रखें। और यूनिट लिखना नहीं बोले कभी भी, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है और उसमें यूनिट की जरूरत है तो आपको उसका यूनिट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। सो दैट बिकम्स योर दिस आंसर। क्लियर हो गया? अब ये कौन सा था? तीसरा प्रॉब्लम था ना ये। अब चौथा प्रॉब्लम आपको मैं देता हूं। ग्रेड फाई which is a function of r cross vector r is equal to 0. You have to prove this. Prove this. All right. चलिए इसको भी देख लेते हैं। ग्रेड फाई क्रॉस r that is equal to 0. राइट। अब ग्रेड फाई को अपन कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये r का फंक्शन है, ये दिया हुआ है, तो अपन लिख सकते हैं ग्रेड फाई, right, that is equal to delta phi by delta r cap, right, delta phi by delta r cap, ये हो जाएगा आपका ग्रेड फाई। और वेक्टर r क्या हो जाएगा? वेक्टर r अपन लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू r कैप, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेड फाई क्रॉस r क्या बन गया? ग्रेड फाई क्रॉस वेक्टर r that becomes delta phi by delta r cap क्रॉस r cap। तो r cap क्रॉस r cap आ गया ना, सेम वेक्टर। सो दिस बिकम्स हियर r delta phi by delta r cap क्रॉस r cap। और जब दोनों सेम वेक्टर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सो दिस बिकम्स 0। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो डाउट सर। क्लियर हो गया बिल्कुल? क्लियर है? अब यस सर। अब अपन देखें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो फंडामेंटल मतलब मूलभूत गुण, प्रॉपर्टीज मतलब गुण। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ओके, चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी मूलभूत गुण। पहली प्रॉपर्टी है द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V इक्वल्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन V पर यूनिट डिस्टेंस। है पहली प्रॉपर्टी क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ del V means gradient of V, magnitude of del V equals del V का जो परिमाण है, gradient of V का जो परिमाण है वो किसके बराबर है? that equals the maximum rate of change in V per unit distance, per unit distance। मतलब जो
ग्रेडियंट ऑफ v का जो परिमाण होता है वो v के दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, यही अपन ने देखा था। तो ये पहला गुण हो गया ग्रेडियंट। यदि आपसे पूछा जाता है कि ग्रेडियंट ऑफ v के गुण लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। फिर दूसरी चीज डेल v, ग्रेडियंट ऑफ v का डायरेक्शन। अभी तो मैग्नीट्यूड की बात की अपन ने। सो डेल v पॉइंट्स, दिशा क्या होगी इसकी, पॉइंट्स in the direction of the maximum rate of change in v, है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ v, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा कौन सी होती है, जिस दिशा में v में अधिकतम परिवर्तन की दर होती है। जो अपन ने एन डायरेक्शन लिया था, नॉर्मल डायरेक्शन लिया था, राइट। सो वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, ग्रेडियंट ऑफ v की दिशा होगी। ठीक है ना। फिर तीसरा है डेल v, किसी भी बिंदु पर, डेल v एट एनी पॉइंट, del v at any point is perpendicular to the constant v surface, that passes through that point। मतलब यहां पे कि जो डेल v है, ग्रेडियंट ऑफ v, किसी भी पॉइंट पे यदि अपन लें तो किसी भी पॉइंट पे जो डेल v है वो हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। किसके लंबवत होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू दी कांस्टेंट v सरफेस दैट पासेस थ्रू दैट पॉइंट। तो यहां पर यदि मान लीजिए अपन किसी सरफेस की बात करें, जैसे ये सरफेस ले लें और इस पे कोई पॉइंट हम ले लें यहाँ पे P, ठीक है ना। तो यहां पर जो ग्रेडियंट ऑफ v होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, राइट। समझ में आ गया। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इफ सपोज सम वेक्टर a इज इक्वल टू डेल v, क्योंकि डेल v क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इफ सपोज वेक्टर a इज इक्वल टू डेल v, then v is said to be the scalar potential ऑफ वेक्टर ए। यदि मान लीजिए वेक्टर ए कोई है जिसके बराबर डेल v है, ग्रेडियंट ऑफ v है, तब हम क्या कहेंगे, जो v है वो वेक्टर ए का अदिश विभव है। स्केलर पोटेंशियल मींस अदिश विभव। इसका यूज भी हम करेंगे, आगे आएगा इसका यूज। तो यहां पर वेक्टर ए यदि डेल v है तो v क्या हो गया, v वेक्टर a का अदिश विभव हो गया। समझ में आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर v की हैं। वैसे v की जगह फाई लेना तो फाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट किसी को? yes, तो आज इतना ही अपन लेंगे।
कल के लेक्चर में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे डाइवर्जेंस का, है वो भी परीक्षा की दृष्टि से, सब आप जितने भी चल रहे हैं सब परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करते जाइए साथ साथ जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फिर इन सबका यूज हम जो अगले चैप्टर्स आएंगे उनमें करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है, ओके।